हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। जैसा कि आपकी 12th टर्म 1 की एग्जाम जो है आने वाली है और इसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसी प्रिपरेशन को हम और रिफाइन करने जा रहे हैं कुछ सैंपल पेपर से जो आपकी बुक में गिवन है। और इसी सैंपल पेपर में, इसी सीरीज में हम फर्स्ट सैंपल पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बुक ओपन कीजिए, हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 1 सैंपल पेपर 1। और इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए में कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है। इन इंस्ट्रक्शन को देखें तो इंस्ट्रक्शन क्या है? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। इन केस more than desirable number of questions are attempt, only first 20 will be considered for evaluation। तो 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन 12th क्लास की जो अपनी एनसीईआरटी सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन, इससे लिया गया है। चलिए देखें इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगोज E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में कौन सा है जो एलिमिनेशन शो नहीं करेगा? इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि E2 एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना कंपलसरी होता है। बीटा हाइड्रोजन, अगर हम देखें यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में देखें अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो यहां तो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना। सेकेंड ऑप्शन में दैट इज अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, यहां भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट से E2 एलिमिनेशन इसमें भी हो जाएगा। यहां पर अल्फा है लेकिन बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हमने कहा था बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, यानी ये जो होगा E2 एलिमिनेशन ऑप्शन सी ये शो नहीं कर पाएगा। अगर लास्ट ऑप्शन में देखें तो नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ए एंड बी ये बीटा एलिमिनेशन शो करेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन अगेन यहां पर देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है जिसमें ग्लूकोज की रिएक्शन हमें करानी है HI के साथ। और जैसा हम जानते हैं रेड फॉस्फोरस HI का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रेड फॉस्फोरस HI किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में रिड्यूस कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला हम देखते हैं C6H12O6, अगर इसकी रिएक्शन हमने HI के साथ कराई और इसको हीट किया तो ये N-हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन से ये भी शो हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो यहां जो हमारा आंसर होगा ये होगा N-हेक्सेन, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम करा रहे हैं HI के साथ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लिया गया है। इन एन एंटीफ्लोराइट स्ट्रक्चर, एंटीफ्लोराइट जो कि एक लेटिस का एक टाइप है, एंटीफ्लोराइट केटायन ऑक्यूपाइड। तो पहले ये देख लेते हैं एंटीफ्लोराइट स्ट्रक्चर में होता क्या है। एंटीफ्लोराइट स्ट्रक्चर में जो एनाइंस होते हैं ये FCC इसमें क्लोज पैकिंग में होते हैं, और इसमें से जो केटायन होते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड से इसको ऑक्यूपाई करेंगे। तो एंटीफ्लोराइट स्ट्रक्चर में केटायन जो प्रेजेंट होंगे ये प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, वेट, क्वेश्चन 4, ये तो क्वेश्चन सेकंड वापस आ गया था, क्वेश्चन 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द गिवन हैलाइड which one can be used as halide component of Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts रिएक्शन में क्या होता है कि हम Friedel-Crafts रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं कार्बोकेटाइन होता है, केटाइन इलेक्ट्रोफाइल, इसके लिए हम हैलाइड यूज करते हैं RCl, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं
AlCl3 के साथ, और ये एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। ये FCR रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस अगर अपने को करना है तो हम इस तरह का हैलाइड यूज करेंगे कि जिसमें हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकें। अब ऑप्शन में अगर हम देखें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है इसमें से हम Cl को इजीली रिमूव कर सकते हैं और यहां पर केटायन बन जाएगा, यहां बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, फर्स्ट को यूज हम कर सकते हैं, फर्स्ट को तो यूज कर सकते हैं। सेकेंड ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन में अगर हम देखें तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं इस पर अगर हमने कोई हेलोजन लगा दिया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा लोन पेयर सिंगल डबल, और जो लोन पेयर स्टेबलाइज हो जाते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं, उन बॉन्ड का ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन क्लोरीन। तो यहां हम ब्रोमोबेंजीन इसको यूज नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन क्लोरोबेंजीन, सेम जैसे ब्रोमोबेंजीन लाइक दैट क्लोरोबेंजीन, तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, ब्रोमो क्लोरो, सेम रीजन होगा दोनों का नहीं लेने का, इनको नहीं यूज करने का। क्लोरोइथीन, अगर हम क्लोरोइथीन को देखें तो यहां पर भी लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस है, और यहां पर भी इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो इन फॉर्म में हम FCR फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज करेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 अगेन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल का एक एग्जाम्पल पूछा है, और आयोनिक क्रिस्टल NaCl, ये एक आयोनिक क्रिस्टल ही है, आंसर NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी सिलिकॉन SiC, जिसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, इट इज कोवेलेंट सॉलिड। ग्रेफाइट ऑल्सो कोवेलेंट सॉलिड, एंड H2O आइस, आइस जो है सॉलिड वाटर जो है, ये भी कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसमें कोवेलेंट कंपाउंड का ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो आयनिक का एग्जांपल हो जाएगा NaCl। NaCl इज द करेक्ट आंसर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक, आयनिक क्रिस्टल का एक करेक्ट एग्जांपल। ये था क्वेश्चन 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है P ब्लॉक का क्वेश्चन है, और इसमें द नेचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का जो है नेचर पूछा गया है, क्या होगा इसका नेचर। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। इसमें से जो कुछ ऑक्साइड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस नाइदर एसिड नॉर बेस, तो ये न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये नेचर जो होगी वो इनकी न्यूट्रल नेचर की होगी। ये था क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हेलो एल्केन चैप्टर का क्वेश्चन, और इसमें देखें अमॉन्ग द फॉलोइंग, कुछ हमें रिएजेंट्स गिवन है, और इनमें से अमॉन्ग द फॉलोइंग द सुटेबल रिएजेंट फॉर वुड्स रिएक्शन। और अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है सोडियम एंड ड्राई ईथर, और इससे हम जानते हैं एल्केन का फॉर्मेशन होता है, साथ में NaX रिमूव हो जाता है, सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए जो रिएजेंट है वो है सोडियम, और मीडियम लेते हैं हम ड्राई ईथर, ताकि सोडियम रिएक्शन नहीं करे ईथर के साथ में। तो यहां आंसर हो जाएगा सोडियम विद ड्राई ईथर। तो ये था क्वेश्चन 7। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमें कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ N-हेप्टेन एंड इथेनॉल इज करेक्ट। इथेनॉल एंड N-हेप्टेन का हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। अब उस सॉल्यूशन के लिए कुछ ऑप्शंस गिवन है। पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं।
इथेनॉल, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। यहां पर हम कहें एन हेप्टेन, एन हेप्टेन में इसमें वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी इनको आपस में बाइंड किए रखता है। लेकिन जब हमने अल्कोहल और एल्केन का मिक्सचर लिया तो उसमें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इथेनॉल, इथेनॉल में था, या फिर एन हेप्टेन, एन हेप्टेन में था। चलिए अब देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज नॉन आइडियल, बिल्कुल सही है, नॉन आइडियल होगा क्योंकि हमें उतना जो है सेम नंबर, सेम अट्रैक्शन ऑब्टेन होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है। शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, ये भी सही है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है दोनों से, या ये कहें अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये भी ठीक है। फ्रॉम राउट्स लो, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, राउट लो से पॉजिटिव डेविएशन होगा। सेकंड स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, आइडियल नहीं होता है ये। ऑप्शन सी, एन हेप्टेन शोज पॉजिटिव डेविएशन व्हाइल इथेनॉल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ से अगर हमें डेविएशन शो करना है तो पूरे बाइनरी सॉल्यूशन का शो होता है, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का शो नहीं होता। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम सॉल्यूशन, चैप्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और पी ब्लॉक की जो लास्ट फैमिली है दैट इज इनर्ट गैस फैमिली, वहां से ये क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, बुक्स में भी ये क्वेश्चन गिवन है। चलिए देखें इसमें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। प्लेनर वो होते हैं या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो। sp3d2 जिसमें 2 लोन पेयर हो, या sp2 जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, ये होते हैं प्लेनर। अब यहां पर अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन में जो जीनोन के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, हम यहां पर देखें XeF4 जिसमें 2 लोन पेयर हैं, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आएगी XeF4, और ये जो दोनों लोन पेयर होंगे ये वर्टिकल पोजीशन पर हो जाएंगे, वर्टिकल पोजीशन पर। तो ये रिएक्शन, ये जो ज्योमेट्री होगी, या ये कहें शेप जो होगी, ये होगी स्क्वायर प्लेनर, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है, बट यहां पर शेप जो हो जाएगी ये हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, यानी ये एक प्लेनर होता है। XeF4 इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये था क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 10 देखते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन 10 ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं कि कैटायन और एनायन की जो रेशियो होता है, रेडियस रेशियो, उसकी एक रेंज होती है। उस रेंज को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन किस तरह का होगा, लीनियर होगा, ट्राइगोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कैटायन एनायन का रेशियो है, ये जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे हम कोऑर्डिनेशन में इंक्रीज होते चले जाते हैं। रेशियो लोवेस्ट है तो वो लीनियर होगा, देन ट्राइगोनल, देन टेट्राहेड्रल, देन ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर हम देखें जो 0.4142 0.732, इसके अलावा देखिए जो सबसे लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट ये है लेस देन 1.155, लेस देन 1.155 ये तो होगा लीनियर, और अगर 0.1562 0.225 है ये होगा ट्राइगोनल, और इसके अलावा ये जो डी ऑप्शन है ये होगा यहां पर टेट्राहेड्रल, और ये जो रह गया है ए जो मैक्सिमम जहां पर हम देख रहे हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये वापस देखते हैं, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल एंड लास्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये डिफरेंट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, हेड्रल में भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन 10 जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अगेन ये क्वेश्चन जो है ये भी सॉलिड स्टेट से ही है,
और इसमें हमें पूछा गया है सीजियम क्लोराइड CaCl crystallize in body centered cubic lattice. If A is edge length, then which of the following expression is correct? तो हमें सीजियम और क्लोरीन के करेक्ट एक्सप्रेशन बताने हैं कि क्या होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सीजियम क्लोराइड होता है, सीजियम क्लोराइड, इसमें सीजियम तो होता है बॉडी सेंटर में, और जो क्लोरीन होते हैं ये होते हैं सिंपल क्यूबिक जो है यहाँ पर कॉर्नर्स पर, सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर्स पर यानी लेटिस पॉइंट्स पर। तो जो क्यूबिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको हम बॉडी सेंटर्ड जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कह सकते हैं। और यहाँ पर जो इनका रेडियस का जो आएगा एडिशन, यानी जो ये कहें डायगोनली जो रिप्लेस्ड होंगे, क्योंकि सीजियम और दो Cl जो कॉर्नर वाले हैं ये डायगोनली अरेंज होंगे, तो यहाँ पर जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये बनेगा केटाइन और एनाइन का √3a/2। जो यहाँ पर डायगोनल होगा वो होगा √3a, और √3 हो गया डायगोनल, और उस डायगोनल का हाफ जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और पी ब्लॉक में सल्फर फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन लिया गया है। द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, और डाइथायोनिक एसिड जो होगा, डाइथायोनिक एसिड, इसमें ये होता है सल्फर सल्फर से कनेक्ट होता है, सल्फर सल्फर से कनेक्ट, और ये थायोनिक एसिड कुछ इस तरह से हो जाएगा, डाइथायोनिक एसिड। तो यहां पर ये हो जाएगा H2SO6, दैट इज डाइथायोनिक एसिड। जो थायोनस एसिड होता है वो होता है H2S2O4, थायोनस एसिड। तो ये हो जाएगा आंसर H2S2O6, डाइथायोनिक एसिड। Next question 13. Question 13 is on which of the following factors function of a protein depends. ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं वो किस किस पे डिपेंड करेंगे। तो प्रोटीन के फंक्शंस पीएच पे डिपेंड करेंगे। एक प्रोटीन जो होता है पर्टिकुलर पीएच पर ये अपना फंक्शन शो करता है। अगर पीएच में चेंज करते हैं तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इनकी स्ट्रक्चर लीनियर है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सी स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड टेम्परेचर, जो भी प्रोटीन होते हैं बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया तो कोएगुलेशन होने लग जाता है प्रोटीन का, यानी प्रोटीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। और इसके बाद ऑल ऑफ दीज, तो इसमें हम कहेंगे कि जो प्रोटीन है इसके फंक्शन इनकी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेंगे, इनकी शेप पे भी डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे, और मीडियम जो होगा उसकी पीएच पर भी डिपेंड करेगा। तो प्रोटीन जो है ये इन सब पे डिपेंड करेगा इनका फंक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पर। अगेन पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग species nitrogen atom is present in a state of sp hybridization. sp hybridization हमें बताना है इसके अंदर, और sp hybridization किसका होता है वो देखना है। एक एक करके देखें। NO2- और NO2- की जो स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस तरह से होगी। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। NO3-, अगर हम NO3- की बात करें तो NO3- कुछ इस तरह से होता है। अगेन यहां हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। NO2 की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ये कुछ इस तरह से होता है, और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। NO2+ जो होगा ये कुछ इस तरह से होगा, 2 सिग्मा नो लोन पेयर, मींस sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा जो आंसर होगा sp हाइब्रिडाइजेशन का दैट इज NO2+। ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर NO2+।
ये था क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना था, sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 जो है सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन ये लिया गया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो हम दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं, उन दोनों कंपोनेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होना चाहिए जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका इंडिविजुअल अपने मॉलिक्यूल के साथ में है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन बोथ आर एल्केन, एल्केन एल्केन में सेम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन बोथ आर हेलोएल्केन, इनमें भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन एंड टोलुइन बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंड बोथ आर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होगा और ये भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसीटोन एसीटोन में जो होगा ये होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक एसीटोन और एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और इस वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। बेंजीन बेंजीन में जो अट्रैक्शन होता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है बेंजीन। नॉन पोलर और पोलर इनमें कॉम्बिनेशन से हम आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। विच क्वेश्चन था विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डी है, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक छोटा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट है एनिलीन डिसॉल्व्ड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड एंड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एट लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से होती है कि हम यहां पर एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं और यहां हमने लिया HNO2 एंड HCl ले लिया, हमने मिनरल एसिड ले लिया HCl HBr ये सब, और साथ में यहां टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये N2Cl बन जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। वैसे इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। एक रिएक्शन का नाम डाई एजोटाइजेशन क्योंकि डाई एजोनियम सॉल्ट इसमें बन रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम सेन मेयर रिएक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको हम और कैसे ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बता रहे थे, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो नहीं सकती क्योंकि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में तो हम NaI से रिएक्शन कराते हैं RX की, हेलोएल्केन की रिएक्शन कराते हैं, यहां हेलोएल्केन की रिएक्शन नहीं हो रही है। स्वार्ट रिएक्शन अगेन हेलोएल्केन की एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, वो भी नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो एनिलीन शो ही नहीं करता, लेकिन यहां तो एनिलीन की रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 तो क्लियर कट हो गए, क्लियरली कट। तो हमारा आंसर भी वैसे क्या बच गया, ए। इसको इस मेथड से भी कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ZnO जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, इट इज ड्यू टू। तो ZnO को जब हम हीट करते हैं तो ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है, और ऑक्सीजन के इवॉल्व होने से इसमें मेटल एक्सिस में आ जाता है, मेटल एक्सिस में आ जाता है Zn जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के रिमूवल होने से। तो इस वजह से क्या होता है, ये येलो कलर का शो होने लग जाता है, और येलो कलर का शो होता है, ये जो कलर आता है वो एफ सेंटर की वजह से आता है, और यहां पर ये जो डिफेक्ट है वो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो मेटल एक्सिस जो है वो डिफेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो यहां पर ये जो येलो कलर का शो हो जाता है ये होता है इट इज ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होने की वजह से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है, और इसमें जब हम किसी गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें एक ग्राफ हमें मिलता है, और ये जो ग्राफ है ये है पार्शियल प्रेशर
of HCl and mole fraction of HCl in its solution in cyclohexane। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस के। यहां x को हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन। और हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां वो कांस्टेंट आता है KH, हेनरी कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ है ये लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वाला ग्राफ mx प्लस c वाला ग्राफ। तो यहां पर जो स्लोप आ रहा है mx वाला, ये जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप क्या मिलेगा अपने को, ये स्लोप ये होगा kh, स्लोप जो होगा kx। तो यहां जो स्लोप मिल जाएगा हेनरी लो कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट है वो हमें इस स्लोप की फॉर्म में मिल जाएगा kh। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और पी ब्लॉक में ऑक्सन फैमिली में सल्फर से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं जैसे मोनोक्लिनिक, इसके अलावा रोम्बिक, और ये सब कुछ एलोट्रोप्स हैं, इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, रोम्बिक सल्फर इज येलो इन कलर, बिल्कुल सही है, रोम्बिक सल्फर येलो कलर का ही होता है। सेकंड, मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेबल होता है अबोव 369 केल्विन, अबोव, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। मोनोक्लिनिक इज ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर, ये भी गलत है। मोनोक्लिनिक जो होता है ये बीटा सल्फर होता है, बीटा सल्फर, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, रोम्बिक सल्फर इज सॉल्युबल इन वाटर, ये इनकरेक्ट है। रोम्बिक सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, तो बेंजीन में सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, रोम्बिक सल्फर इज येलो इन कलर। नेक्स्ट अगेन पी ब्लॉक का क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन ग्रुप की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ग्रुप में हाईएस्ट कोवेलेंसी 5 होती है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, इन सब की। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, बट एक लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर डोनेट करके अपनी वैलेंसी को 4 तक मैक्सिमम कर सकता है, यानी इसकी हाईएस्ट कोवेलेंसी जो होगी वो 4 होगी। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हाईएस्ट +5 होता है, बट कोवेलेंसी 4 होती है। ग्रुप की 5 होती है बट नाइट्रोजन की 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, और ये 21 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट टू रिगार्डिंग फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने याद कीजिए जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड, इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो हमें बताना है क्रिस्टलाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। दे हैव इर्रेगुलर शेप, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये फर्स्ट जो था स्टेटमेंट ये तो करेक्ट था, ये इनकरेक्ट, हालांकि आंसर वही होगा जो इनकरेक्ट होगा। दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सही है, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ मेल्टिंग सब जो होते हैं परफेक्ट होते हैं, सब इनके डेफिनेट होते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है इनका फिक्स अरेंजमेंट होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था यहां पर। तो ये था क्वेश्चन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन, देखे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट एसिडिक कैरेक्टर।
ऑक्सीजन फैमिली के कुछ कंपाउंड्स हमें गिवन है H2O, H2S, H2Se, H2Te। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, अगर हम डाउन द ग्रुप H2O, H2S, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, यहां पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन और मेटल, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन या इन सब में जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, इस वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीज, यानी ये होगा लोवेस्ट एसिडिक और ये होगा मैक्सिमम एसिडिक। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया लोवेस्ट एसिडिक का, तो लोवेस्ट एसिडिक का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, H2O। H2O इज द लीस्ट एसिडिक इन ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड्स। ये था क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेलोएल्केन हेलोएरिन का एक क्वेश्चन, इसमें रिएक्शन करा रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट formed on the reaction of cyclohexene with Br2 in presence of UV light। ये सेम क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है अगर हम देखें साइक्लोहेक्सीन, इसकी रिएक्शन हमें करानी है Br2 के साथ यूवी रेज, तो यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। और अगर हम यहां पर देखें नंबरिंग में 1 2 3, तो ये 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन बनेगा। आंसर इज बी, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन। ये था क्वेश्चन 23 फ्रॉम हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और इसमें the boiling point of ethanol is higher than that of ethene, इथेन और हमें कंपेयर करना है इथाइल अल्कोहल में C2H5OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इथेन से ज्यादा है, क्यों है ये बताना है। तो यहां क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड यहां पर हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। लेकिन एल्केन में तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें जो मिलेगा वो होगा, मिलेगा वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, Question 24, which of the following will not form a yellow precipitate on heating with an alkaline solution of iodine? तो येलो प्रेसिपिटेट जो होता है, येलो पीपीटी, ये येलो पीपीटी होगा आयोडोफॉर्म का CHI3। और आयोडोफॉर्म के लिए जो अल्कोहल की कंडीशन होती है कि अल्कोहल में अगर ये ग्रुप है यहां पर OH और यहां हाइड्रोजन या कार्बन चेन में कोई भी हो, तो ये डाइल्यूट बेस और आयोडीन इसके साथ में ये आयोडोफॉर्म बनाएंगे, CHI3 आयोडोफॉर्म बनाएंगे। ये ग्रुप होना चाहिए, वो बनाएंगे। अब जैसे CH3OH ये नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता ये, क्योंकि इसमें तो कार्बन ही एक है और आयोडोफॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। तो इसने कहा नॉट फॉर्म, तो आंसर तो ये हो जाएगा कि मिथाइल अल्कोहल नहीं बनाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहां पर सेकंड ऑप्शन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ये तो कर देगा, ये बना देगा। थर्ड ऑप्शन जो है CH3CHOH, इसमें ये ग्रुप आ ही रहा है और इसमें ये ग्रुप इस तरफ से आ रहा है, यानी बाकी तीनों ऑप्शन में CH3CHOH ग्रुप आ रहा है, बट फर्स्ट में नहीं आ रहा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि कार्बन ही एक है और मिनिमम से मिनिमम हमें 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर शो करना चाहें, प्रिसिपिटेट बनाना चाहें तो फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज, ये था यहां पर हम कह सकते हैं सेक्शन ए, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे और 25 में से हमें कोई भी 20 अटेम्प्ट करने हैं।
चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी। सबसे पहले सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन इसमें हमें गिवन है कि द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस ऑफ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन एनी 20। तो इसमें 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कोई भी 20 क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने हैं। मोर देन 20 अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट 20 जो है वो इवेल्युएशन के लिए काउंट हो जाएंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, और इस क्वेश्चन में गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इज 0.8 mm of Hg at a particular temperature. On addition of non-volatile solute B, the vapor pressure of the solution become 0.6 mm of Hg. अब हमें बताना है what is the mole fraction of component B in the solution. तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर, अगर हम ए की बात करें, पार्शियल प्रेशर ए, फाइनल प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ए, ये इनिशियल पार्शियल प्रेशर जो होगा, यहां पर हम देखें पार्शियल प्रेशर जो है ए का, ये इनिशियल जो पार्शियल प्रेशर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है ना, इनिशियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, इसका जो मल्टीपल होगा ये फाइनल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो यहां से जो पार्शियल प्रेशर आएगा ए का, ये जो गिवन है अपने को 0.6, इनिशियल है 0.8 इंटू एक्स ए, तो यहां जो एक्स ए आएगा ये आ जाएगा 0.6 अपॉन 0.8, दैट इज 0.75। अब ये 0.75 तो आया है एक्स ए का, एक्स ए के लिए मोल फ्रैक्शन, लेकिन हमें एक्स ए का नहीं पूछा है, हमें एक्स बी का पूछा है। तो एक्स बी जो होगा ये होगा 1 माइनस एक्स ए, यानी 0.75 माइनस 0.25, दैट इज 1 माइनस 0.75, दैट इज 0.25। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर होगा ए 0.25, यह आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये था क्वेश्चन 26। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 27 में। 27 जो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। तो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड कौन होता है? जब हम H2SO4 इसमें से H2O को रिमूव कर दें तो ये सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड SO3 बन जाएगा। अब SO3 की जो स्ट्रक्चर होगी ये कुछ इस तरह से होगी। इस SO3 की स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे। अब इन पाई में से एक पाई बॉन्ड जो होगा ये होगा पी पाई, एक जो होगा ये पी पाई, लेकिन बाकी जो होंगे वो होंगे डी पाई पी पाई, यहां भी डी पाई पी पाई, इस तरह से। तो एक तो होगा पी पाई और 2 होंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा 1 पी पाई एंड 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये इस तरह से SO3 में ये हमें बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर का। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है जिसमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें करानी है, पहले मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ, इससे बनेगा ए, और ए की रिएक्शन हम कराते हैं इथेनॉल के साथ और इससे हमें मिलेगा बी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 इसमें स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे, पहले रिएक्शन करा लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर के साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा MgCl, और इसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से कराते हैं, एनी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्कोहल में भी एक्टिव हाइड्रोजन है और ये एक्टिव हाइड्रोजन MgCl का रिप्लेस कर देगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा दैट इज बेंजीन। ऑप्शन ए
दैट इज बेंजीन। तो पहले बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो इससे बन जाएगा बेंजीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29, द मास ऑफ कंपाउंड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू lowered its freezing point by 0.48 K Kelvin, 0.48 Kelvin, and Kf is given 5.12 किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये अगेन सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से ये क्वेश्चन है। और दोस्तों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हम फॉर्मूला यूज करें दैट इज डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू KF इंटू मोलेलिटी, KF इंटू मोलेलिटी। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें डेल्टा TF अपने को गिवन है 0.48 एंड KF 5.12, मोलेलिटी, मोलेलिटी होता है मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मोल जो है, यहां पर मोलर मास हमें गिवन है लेकिन मास हमें फाइंड आउट नहीं है, तो मास हम मान लेते हैं m और मॉलिक्यूलर मास इज 256। ये तो हो गए मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है यहां पर बेंजीन जिसका वेट है 75 ग्राम में, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। ये हमने कंप्लीट एक फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया है। जब इस फॉर्मूले को हम डिस्क्राइब करते हैं या ये कहें जब सॉल्व करते हैं तो ये जो मास है, ये मास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मास हमें मिलेगा 1.8 ग्राम, ये मास अपने को मिलेगा 1.8 ग्राम सॉल्व करने के बाद। तो आंसर हो जाएगा ए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इक्वेशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, आंसर हो जाएगा 1.8 ग्राम। ये था क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इसमें हमें एज लेंथ्स बतानी है, एज लेंथ बतानी है यूनिट सेल की, और यूनिट सेल की जो एज लेंथ है स्फेरिकल जो है स्फेयर्स जो है, और वो एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक सेल, इनकी एज लेंथ तो हम जानते हैं बॉडी सेंटर्ड में जो होगा यूनिट सेल जो होंगे वो कॉर्नर तो होंगे और बॉडी सेंटर्ड में होगा, यानी वहां तो जो एज लेंथ आएगी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल जो कंपोनेंट है वो भी इन्वॉल्व होगा। फेस सेंटर्ड में जो कॉर्नर तो होंगे, फेस का जो सेंटर है उसमें भी एटम होगा, और सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर्स पर होंगे। तो जब हम इन सब की बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, इन सब की एज लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, सॉरी एज लेंथ को, तो ये जो रेडियस के रेस्पेक्ट में आता है वो आंसर आता है हमारा 2√2r। ये तो आता है किसके लिए, एफसीसी फेस सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए जो आंसर आता है वो आता है 4r अपॉन √3, एंड जो सिंपल क्यूबिक के लिए आता है दैट इज 2r। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो डिफरेंट डिफरेंट एज लेंथ आती हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल के लिए। तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 31। 31 क्वेश्चन अगेन ये एक पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ओजोन से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। पहले ओजोन को देख लेते हैं। ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है, और यहां पर इस ओजोन को हम यहां पर ये जो रेजोनेंस होगा इसके अंदर, इस ओजोन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर इसकी ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलेंगी। दीज आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन। तो ओजोन की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है। द ओजोन मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप, बिल्कुल सही है, एंगुलर शेप में है। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये एंगुलर शेप का हो गया। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये भी करेक्ट है। इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। ये तो करेक्ट आ गए तो ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये तो करेक्ट आंसर आ गए, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। थर्ड ऑप्शन, इट्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इट्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन।
O2 के कंपैरिजन में इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, O2 में कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के इक्वल नहीं होती इनकी बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मोर देन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन इज यूज्ड एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। एयर प्योरीफायर में इसको हम काम में लेते हैं ओजोन को, ठीक है ना। रूम्स को अगर हमें प्योरीफाई करना है तो ओजोन यूज कर सकते हैं, जर्मिसाइडल होता है, ये जर्म्स को किल करता है। ये था क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, और बायोमोलिक्यूल में एक वर्ड आता है ज्विटर आयन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, दैट इज ग्लाइसिन, एंथ्रेलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। फ्रॉम द अबव गिवन ऑप्शंस डाइपोलर मींस ज्विटर आयन कैन बी फॉर्म्ड बाय। तो ये अगर हम देखें ग्लाइसिन, ये होगा ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन, और इसमें NH2 ग्रुप भी है, COH ग्रुप भी है, बाइपोलर ग्रुप है, ये ज्विटर आयन बना सकता है। सेकंड सल्फेनिलिक एसिड, और सल्फेनिलिक एसिड में हम बात करें NH2 भी होगा, SO3H ग्रुप भी होगा, और ये भी बाइपोलर है, और ये भी ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। एंथ्रेनिलिक एसिड, एंथ्रेनिलिक एसिड, और ये भी बाइपोलर बना सकता है, जिसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप हो, वो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां ये भी ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल थ्री कैन फॉर्म ज्विटर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है हेलोएल्केन की, और इस रिएक्शन की ये एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रखी है, और एल्कीन का फॉर्मेशन कर रखा है, और इसमें अगर हम देखें तो HBr रिमूव हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ HBr, यानी रिएक्शन जो है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का टाइप हो जाएगा, हमें रिएक्शन का टाइप पूछा है इसमें, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर से है। क्वेश्चन इज दैट द मोलेलिटी ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.300 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। यानी मोलेलिटी का ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, मोलेलिटी, और जो मोलेलिटी होती है ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो पहले मोल्स देखते हैं। मोल्स की अगर हम बात करें तो यूरिया, जिसका वेट हमें गिवन है 0.01, मोलिकुलर मास होता है 60, मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 0.300 डेसीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज 1 kg पर डेसीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 kg होगा, तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब में 0.3 kg होगा, यानी मास हो जाएगा 0.3 kg। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसमें मास आ जाएगा 5.54 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये मोलेलिटी आ जाएगी, स्मॉल m मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 35, चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू एनिसोल। आपको क्वेश्चन में बता देते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आप अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं जब आप वीडियो देख रहे हो। तो यहां पर देखें, तो यहां हमें कन्वर्जन करना है फिनोल को एनिसोल में,
और फिनोल को अगर हम एनिसोल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऑप्शन ए की बात करें तो पहले इसमें NaOH, NaOH एक बेस है और फिनोल एक एसिड, यानी पहले फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद CH3Cl, और CH3Cl जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जस्ट लाइक विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उसी कैटेगरी की रिएक्शन हो जाएगी और इसमें एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनिसोल यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है एनिसोल, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सफिशिएंट है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। अगर हम CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं AlCl3 के साथ, लेकिन ये तो फ्रिडर-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, और फ्रिडर-क्राफ्ट रिएक्शन में तो बेंजीन पर CH3 ऐड होगा। CH3Cl की रिएक्शन Fe से कराएं डार्क में, अगेन ये फ्रिडर-क्राफ्ट लाइक रिएक्शन हो गई। और अगर हम NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो फिनोल इससे रिएक्शन नहीं करेगा, यानी जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लोरीन। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और पी ब्लॉक के क्वेश्चन में हेलोजन जो है इस ग्रुप का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमोंग ऑल एलिमेंट्स। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, जो मैक्सिमम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सेकंड, इट हैज एनोमलस बिहेवियर, ये बात भी सही है, इसका एनोमलस बिहेवियर होता है। फ्लोरीन का बिहेवियर अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, वेरी स्मॉल साइज, और इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बॉन्ड लेंथ है, सब चेंज हो जाते हैं। तो एनोमलस बिहेवियर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोअर देन दैट ऑफ Cl2, ये बात भी सही है। क्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है क्योंकि इसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, लोन पेयर में रिपल्शन होता है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। लास्ट ऑप्शन, अब फर्स्ट 3 ऑप्शंस दीज आर करेक्ट ऑप्शंस, हमें इनकरेक्ट बताना है। 4 में से अगर 3 करेक्ट हो गए तो आंसर तो हमारा डी आ गया। एक बार देख लेते हैं इसको भी। अदर हैलोजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स व्हाइल फ्लोरीन ओनली वन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्लोरीन भी मोर देन 1 ऑक्सो एसिड्स बनाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा फ्लोरीन से रिलेटेड। ये था क्वेश्चन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस हमें गिवन है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन इसमें प्रोपेन इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करा रखी है, एनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन। सेकंड, सेम रिएक्शन है बट विदाउट ल्यूकास रिएजेंट। थर्ड रिएक्शन सेम रिएक्शन है बट विदाउट ल्यूकास रिएजेंट, बट 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन है। which of the above reactions can be used for the preparation of alkyl halide, यानी एल्काइल हैलाइड को अगर हमें प्रिपेयर करना हो, इनमें से हम कौन सी रिएक्शन यूज करें। तो ये क्या होता है, 1 डिग्री जो रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल की, दैट इज 1 डिग्री जो होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल, ये एल्कोहल की रिएक्टिविटी। 3 डिग्री है, उसमें किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रिएक्टिव है। बट 1 डिग्री जो है इसमें हम ZnCl2 मिलाते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ल्यूकास रिएजेंट। यानी हमें अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले रखा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में ल्यूकास रिएजेंट की जो प्रेजेंस है वो कंपलसरी है। सेकंड में 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया बट हमने ल्यूकास रिएजेंट नहीं लिया, ये रिएक्शन जो है ये सुटेबल नहीं है क्योंकि 1 डिग्री ऑलरेडी लेस रिएक्टिव होता है। थर्ड में 3 डिग्री है और HCl से रिएक्शन करा रखी है। 3 डिग्री जो है ये विदाउट कैटलिस्ट भी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन कर लेगा। यानी फर्स्ट एंड थर्ड ये रिएक्शन जो है ये सुटेबल है, सेकेंड रिएक्शन सुटेबल नहीं है। ये था क्वेश्चन 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। ऑक्सीजन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स -2,
एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। चलिए पहले इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, तो आंसर भी आ जाएगा अपना। H2O, अगर हम H2O की बात करते हैं तो O-2 में होता है, H2+2 में हो गया। OF2, O जो होगा, F2 जो है ये -2 में होंगे, तो यहां ऑक्सीजन +2 में होगा। OF2, OCl2 में O-2 और Cl2+2 एंड CO2 में ऑक्सीजन जो होगा O2, ये -4 और ये +4, यानी ऑक्सीजन जो है वो -2 में हो जाएगा। यहां हमने Cl2 की बात की है, यानी दोनों क्लोरीन पर मिलकर +2 है, दोनों फ्लोरीन पर मिलकर -2 है, दोनों H2 पर मिलकर +2 है। इंडिविजुअल तो +1 होता है, यहां -1, यहां +1 और यहां कार्बन, इस तरह से। तो जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन के सामने कोई और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फ्लोरीन के सामने पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ओलियम इज केमिकली नोन एज, ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि दो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है ये, जब उसमें से H2O रिमूव हो जाता है। ए मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3, ये नहीं, ये तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, रिएक्शन नाइट्रेशन के लिए। H2SO4 विच गिव्स फ्यूम ऑफ SO2, नहीं ये भी नहीं है। H2SO4 फ्यूम्स SO2 की नहीं बनाता है, SO3 की बनाता है। ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड ऑयल, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ओलियम मतलब ऑयल नहीं है। H2SO4 सैचुरेटेड विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ ये बिल्कुल सही है। H2SO4 को जब हम SO3 के साथ मर्ज करते हैं तो ये H2S2O7, दैट इज ओलियम। ये है ओलियम, जिसको पर सल्फ्यूरिक एसिड भी कहेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था ओलियम। ये था क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज ओलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए एंड बी को हमें आइडेंटिफाई करना है। एक रिएक्शन दे रखी है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम NH2OH से कराते हैं, ग्लूकोज, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर शॉर्ट में ग्लूकोज को देखना चाहें तो यहां 4 जो होंगे ये 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसकी रिएक्शन जब हम NH2OH, इससे बनता है हाइड्रोक्सिल एमाइन से ऑक्साइम्स, और ग्लूकोज का ऑक्साइम बनेगा यहां पर कुछ इस तरह से। OH ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। NH2OH से बनेगा हाइड्रोक्सिल एमाइन, और हाइड्रोक्सिल एमाइन जो बन रहा है ग्लूकोज का ऑक्साइम, यानी A इज ऑक्साइम, ये तो हो गया ग्लूकोज का ऑक्साइम। एंड B हाइड्रोजन साइनाइड, सेम रिएक्शन जब हम HCN से कराएंगे तो यहां जो रिएक्शन होगी दैट इज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन इसमें हम कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन OH ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये है साइनोहाइड्रिन, यानी बी जो बनेगा दैट इज साइनोहाइड्रिन। तो जो आंसर हमारा होगा ए इज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, एंड बी इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ग्लूकोज की ये कुछ रिएक्शंस हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस रिएक्शन से ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेस फैमिली का क्वेश्चन है, और इसमें हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का जो ऑर्डर होता है एटॉमिक रेडियस का, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती चली जाती है, और ये जो इनका सीक्वेंस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, ये इस तरह से, या सॉरी क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये ऑर्डर हो जाएगा, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन ये ऑर्डर।
और ये डाउन द ग्रुप जो हम जानते हैं कि जो साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा जीनोन, क्रिप्टोन, आर्गन और ये कुछ इस तरह से। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी इसके अंदर, तो यहां एटॉमिक रेडियस है नोबल गैसेज में, वो इंक्रीज होती चली जाएगी डाउन द ग्रुप। ये था क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 42, व्हेन बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम देन ए इज फॉर्म्ड। बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई अगर ओलियम के साथ, चलिए रिएक्शन कराते चलते हैं साथ में, जिससे जो भी हमने को आंसर देना होगा। ओलियम इज H2S2O7, यहां होगा सल्फोनेशन और सल्फ्यूरिक, यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ये बन गया ए इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड which get further converted in to B on heating with molten NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम NaOH के साथ इसको हीट करते हैं, मोल्टन NaOH, तो यहां पर ये रिएक्शन होगी और सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, ये बन जाएगा B, सोडियम फिनोक्साइड। इसके बाद जब इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे बी का, तो इससे बन जाएगा सी। एसिडिफिकेशन कराते हैं तो जो सॉल्ट पार्ट होता है वो एसिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बन गया ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन, ये ए बी सी हमने बना लिए। अब चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये तो हो गई रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। और ऑप्शन क्या है? ए इज बेंजीन, जो कि हमने बेंजीन, ए इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बिल्कुल सही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बी इज सोडियम फिनोक्साइड, बी इज सोडियम फिनोक्साइड, एंड सी इज फिनॉल, सी इज फिनॉल। तो ऑप्शन ए जो होगा, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमने 3 स्टेप रिएक्शन देखी, पहले सल्फोनेशन कराया, फिर NaOH के साथ में इसको हीट किया, और उसके बाद में एसिडिफिकेशन कराया, और इस तरह से बेंजीन जो है सल्फोनिक एसिड सोडियम फिनोक्साइड से होता हुआ फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 43 क्वेश्चन, द अमोनिया मॉलिक्यूल इज, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और अमोनिया का क्वेश्चन है। पहले अमोनिया को देख लेते हैं। ये है अमोनिया। अब इसमें अमोनिया में शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ये बताने हैं। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है अमोनिया का sp3, और sp3 जो होता है इसकी शेप ये होती है पिरामिडल, शेप पिरामिडल। 3 इसमें बॉन्ड पेयर्स होंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। चलिए मैच करा लेते हैं इसको, जो भी बेस्ट इसमें मैचिंग होगी। जो इसकी शेप है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 1। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये बेस्ट मैच कर रहा है। इसमें अमोनिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें शो हो रही हैं अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43 फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। प्रोटीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। हमने कहा था जितने फाइबर्स होते हैं, जैसे किरेटिन फाइबर, मायोसिन फाइबर्स, ये सब ये फाइब्रस प्रोटीन के होते हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल किरेटिन है, इंसुलिन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, these are globular proteins। तो इंसुलिन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन, these are globular protein। तो यहां फाइब्रस प्रोटीन का बस एक ही एग्जांपल है, दैट इज किरेटिन। जो हमारे हेयर्स जो होते हैं, नेल्स होते हैं, हूफ्स जो होते हैं एनिमल्स में, ये सब किरेटिन के बने होते हैं। तो किरेटिन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 45 टू 49, नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चंस हैं ये एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या होगा,
कुछ ऑप्शंस गिवन है, इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने को करेक्ट आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या होगा, बोथ ए एंड आर, यानी एसेसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो रीजन है वो अगर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हो ए को तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ऑप्शन बी। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी, बट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। तो चलिए एक एक करके हम इनको क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 45, एसेसन इज pKa वैल्यू ऑफ फिनोल इज 10.0 while that of इथेनॉल इज 15.9, यानी इसमें यह बता रखा है कि इथेनॉल का pKa फिनोल के pKa से ज्यादा है, और जैसा कि हम जानते हैं pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। इसका मतलब जिसका एसिडिक नेचर जितना ज्यादा होगा pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और यहां pKa की वैल्यू फिनोल की कम है, इसका मतलब फिनोल मोर एसिडिक है। रीजन, इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, इसीलिए क्योंकि ये लेस एसिडिक है फिनोल से, इसीलिए इसका pKa जो है वो फिनोल से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो एक्सप्लेन है वो करेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Both statement and reason are correct and correct explained. Next question 46. The presence of nitro group facilitates nucleophilic substitution reactions in aryl halide. और aryl halide की जो reactions होती हैं that is ARSN, aromatic nucleophilic substitution, and ARSN is directly proportional to reactivity -I-M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I+M। जितने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो एनायन होता है, और एनायन को स्टेबलाइज करता है नेगेटिव इफेक्ट -I-M। नाइट्रो ग्रुप, इस नाइट्रो ग्रुप के -I-M इफेक्ट रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यानी एसेसन इज ट्रू। अब आते हैं रीजन पर। द इंटरमीडिएट कार्बेनाइन इज destabilized due to presence of nitro group, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। NO2 ग्रुप तो स्टेबलाइज करता है एनायंस को, लेकिन यहां हमने कहा डिस्टेबलाइज, इसका मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट बट एसेसन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो यहां जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन 46। नाउ क्वेश्चन 47, एसेसन, in an ideal solution delta H mix is not equals to 0, स्टेटमेंट जो है एसेसन है इनकरेक्ट है। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H, डेल्टा V, डेल्टा H, डेल्टा V जो है दोनों ही जीरो होते हैं, यानी इसमें डेल्टा H जीरो होना चाहिए मिक्सिंग का, मिक्सिंग में ना एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक, लेकिन इसने कहा है नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब एसेसन जो है वो इनकरेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं। In an ideal solution, AB interaction are same as AA and AB, यानी जो इंटरेक्शन A का A के साथ है, B का B के साथ है, वही A का B के साथ होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो सेकंड है वो ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, एसेसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्या है क्वेश्चन 46? द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट, वेट क्वेश्चन हम आते हैं 48 पर। क्वेश्चन 48, एसेसन है PCl5 इज कोवेलेंट इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट बट आयोनिक इन सॉलिड स्टेट। PCl5 लिक्विड और गैसियस स्टेट में कोवेलेंट होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये है वो आयनिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयंस बनते हैं सॉलिड स्टेट में वो इस तरह से बन जाते हैं, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है PCl5 का sp3d2 होता है, सॉरी sp3d, और sp3d जो होता है वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल होने की वजह से वो टेट्राहेड्रल और इसमें ये कहें हम टेट्राहेड्रल के अलावा ऑक्टाहेड्रल में इनमें कन्वर्ट हो जाता है और वो यहां पर जाके आयनिक बन जाता है। ये तो हो गया कि स्टेटमेंट का रीजन।
PCl5 in solid state consists tetrahedral and cation and octahedral anion. ये जो रीजन है ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि PCl5 जो है ये कोवेलेंट क्यों है गैसियस और लिक्विड में। इसलिए स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये आंसर बी हो जाएगा। आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एसेसन प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड। बिल्कुल सही है, अल्फा एमाइनो एसिड से ही बनते हैं प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही है, सेकेंडरी टर्सरी अनकॉइलिंग होने लग जाती हैं और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये जो है रीजन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि अल्फा एमाइनो एसिड से ही बने होते हैं, ये इसका रीजन नहीं है। तो इसमें आंसर जो है आंसर हो जाएगा बी। दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन जो है इसमें ये नहीं कर पा रहे। तो ये था सेक्शन बी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with overall choices to attempt any 5 questions. any 5 questions आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। अगर 6 अटेम्प्ट करते हैं तो पहले 5 ही काउंट होंगे उसके अंदर। चलिए एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगी इज करेक्ट। यानी हमें कुछ यहां पर एक तरह से ये कहें कि कंपैरिजन दिया गया है इन 3 ऑप्शंस का। इनमें हमें बताना है कि जैसे जो वैल्यू फर्स्ट के लिए है उसी को सेकंड से कंपेयर करना है कि करेक्ट है कि नहीं। जैसे फर्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP इज 74, F74 होती है और BCC की एफिशिएंसी 68 होती है। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट एनालॉगी इज करेक्ट। दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल करेक्ट गिवन है। सेकंड, NaCl HCP लेटिस नंबर ऑफ एटम्स 4 एंड सीजियम क्लोराइड नंबर ऑफ एटम 1। ये बिल्कुल अपोजिट दे दिया। जो NaCl होता है उसकी सिंगल यूनिट में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं 1 होते हैं, और सीजियम क्लोराइड की जो सिंगल यूनिट है उसमें नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। यानी फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड नॉट करेक्ट। मोनोक्लिनिक अल्फा बीटा A, B एंड C बोथ आर नॉट इक्वल्स टू, एंड अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल्स टू 90। ये इनकरेक्ट है। यहां पर एंगल वाला जो पॉइंट है ये मोनोक्लिनिक के लिए इनकरेक्ट है। सेकंड हम देखें, ट्राइक्लिनिक में भी ABC इक्वल नहीं होते, बट यहां पर भी एंगल वाला जो कंसीडर है एंगल जो है ये इनकरेक्ट एनालॉगी है। तो थर्ड जो है ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा फर्स्ट। पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो दोनों की HCP और BCC दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी करेक्टली गिवन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 51 एक सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। तो इसमें यह बता रखा है हमें कि 2 सॉल्यूशंस हैविंग द सेम मोलर कंसंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर आर A. For 2 solutions of different molar concentration, that one having higher osmotic pressure is B. तो आपको यह बताना है कि इसमें से किसके लिए कौन सी एनालॉगी फिट हो रही है। तो पहले में तो हमें बता रखा है कि सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सेम टेम्परेचर पर। इसका मतलब जो A है, A की एनालॉगी क्या होगी, आइसोटोनिक। तो A इज आइसोटोनिक जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है। एंड B इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों? क्योंकि जिसका हाइपर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाइपोटोनिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, हाइपरटोनिक की कैटेगरी में। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा बी आंसर, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये था क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से। ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां से क्वेश्चन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। नेक्स्ट 52। क्वेश्चन 52 में एक ये हमें कॉलम मैचिंग का एक क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें मैचिंग करानी है लेफ्ट साइड ABCD एंड 1 2 3 4 इनके अंदर। चलिए चेक करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3
अगर हम इस H2SO3 को इनमें से कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑप्शन ये H2SO3 है, यानी A के साथ में 1 मैच कर जाएगा। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 और सेकंड इधर ये भी H2SO4 है, यानी B के साथ में 2 मैच कर जाएगा, बेस्ट मैच होगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं, H2O रिमूव होता है जब इसको हीट करते हैं, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O7 जिसको हम ओलियम भी कहेंगे और ये 4 से मैच कर जाएगा। कैरोज एसिड, और कैरोज एसिड जो होता है ये होता है HSO5, परऑक्साइड लिंकेज होता है इसमें HSO5 और ये थर्ड से मैच कर जाएगा, ये थर्ड से मैच कर जाएगा। तो जो आंसर होगा हमारा, ये आंसर होगा A के साथ में फर्स्ट, B के साथ में सेकंड एंड विद C 4 एंड D 3। तो ये आंसर B इज करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ये था पी ब्लॉक से क्वेश्चन जिसमें हमें एसिड और उनके स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं दैट इज 53, 54 एंड 55, ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें एक पैसेज आपको गिवन है, एक पैराग्राफ आपको गिवन है, इस पैराग्राफ को पहले केयरफुली रीड करेंगे और इसी से रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए केस स्टडी देखते हैं। Alcohol and phenol are formed by replacing one hydrogen atom from a hydrocarbon by OH group। इसका मतलब ये बता रखा है कि अल्कोहल फिनोल का जो होता है हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। दे हैव ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में इनका यूज होता है। The sugar we eat, the cotton we used or fabric, the paper we used for writing or are all made up of compounds having OH group। तो कॉटन में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, शुगर में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये सब इसमें बता रखा है डेली लाइफ के यूज के लिए कि इन सब का हम डेली लाइफ में यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एन एल्कोहल, एल्कोहल कंटेनिंग 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 और मोर OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन और ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम लाइक मिथाइल एल्कोहल। while phenol contains OH group directly attached to carbon atom of aromatic system like C6H5OH। तो ये तो इंट्रोडक्शन है एल्कोहल एंड फिनोल का। एल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय मेनी मेथड्स लाइक एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो एल्कीन में यूज करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एल्कीन में यूज करते हैं HBO रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर जो NaBH4 वगैरह यूज करेंगे। सिमिलरली फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम हेलोएरिन्स, फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम क्यूमीन एटसेट्रा। एल्कोहल आर वेरी versatile compounds, they reacts both as nucleophile and electrophile in reactions involving cleavage of oxygen hydrogen and carbon oxygen bond। तो कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन दोनों तरह के बॉन्ड इसमें ब्रेक हो सकते हैं। फिनोल ऑल्सो शो मेनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस लाइक नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, कोल्बे रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन एटसेट्रा। फिनोल की कुछ रिएक्शंस हमें बता रखी हैं। बोथ एल्कोहल एंड फिनोल आर एसिडिक इन नेचर बट phenols are more acidic than alcohol। Acidic strength of alcohol mainly depends upon the inductive effect। inductive effect माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Acidic strength of phenol is a combination of both inductive effect and resonance effect, क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा, of the substituent and its position on the benzene ring। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नेगेटिव इफेक्ट वाले, इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक +M +I
ग्रुप्स डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल इज ए वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल बट वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये था केस स्टडी. ये हमने इसको केस को स्टडी कर लिया. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन 53. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद वाटर अंडर एसिडिक कंडीशन. तो प्रोपीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं, प्रोपीन, ये हो गया एसिडिक हाइड्रेशन. ये हो गया एसिडिक हाइड्रेशन और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल यहां पर ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल. प्रोपेन टू ऑल ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपीन से. तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर होगा प्रोपेन टू ऑल. प्रोपेन टू ऑल ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर. ये था क्वेश्चन नंबर 53. नेक्स्ट क्वेश्चन 54. reagent that used for conversion of benzene sulfonic acid into phenol. बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हमें फिनोल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इस सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ मोल्टन स्टेट में. ये मोल्टन NaOH लेंगे हम और यहां पर एक्सेस में होता है NaOH और ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है इसको. इसके बाद एसिडिक मीडियम जो कि यहां पर हम HCl ले लेंगे और एसिडिक मीडियम के थ्रू ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ इस तरह से फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो आंसर होगा, आंसर NaOH एंड HCl. HCl जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा लास्ट के अंदर. तो यहां इस तरह से हम जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट केस स्टडी दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. कुछ कंपाउंड गिवन है, वाटर, फिनोल, क्लोरोफिनोल एंड इथाइल अल्कोहल, और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर बताना है. एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है ये होता है कि जो फिनोल है, फिनोल ये वाटर से ज्यादा स्ट्रोंग होगा और वाटर जो है ये अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रोंग होता है. इनके जो कॉन्जुगेट बेस है इनकी स्टेबिलिटी की वजह से. अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस प्लस आई की वजह से लेस स्टेबल होता है, इसलिए प्लस आई की वजह से ये एसिडिक नेचर में पीछे चला गया. PHOH ये जो इसका फिनॉक्साइड बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए मोर होगा. तो यहां H2O और अल्कोहल में अगर हम बात करें तो अल्कोहल तो सबसे लास्ट में आएगा, सेकंड तो सबसे लास्ट में आएगा, और जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है इसमें यहां जो Cl है, क्लोरीन, इस क्लोरीन का ये हम कह सकते हैं कि -I इफेक्ट लगेगा. वैसे तो +M भी होता है बट -I इसके +M पर डोमिनेट करता है, नेगेटिव इफेक्ट. तो ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट लगेगा और इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी 4 3 1 2. ये यहां सीक्वेंस आ जाएगी 4 3 1 2. तो ये था क्वेश्चन, एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, केस स्टडी का क्वेश्चन 55. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस सैंपल पेपर 1 के क्वेश्चंस टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए. तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. आप कनेक्टेड रहिए, ऐसे ही आपको बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे और बुक्स देखते रहिए. और चले मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय.